राजनीति का मौसम है तो हमने सोचा कि क्यों ना कुछ राजनीति पे चर्चा की जाए। नेताओं से बहुत बात हो गई। हमारे साथ आज वरिष्ठ पत्रकार हैं प्रमोद मलिक जी, जिनका लगभग 40 साल से ज़्यादा का लंबा अनुभव है। एक ज़माना जब सिर्फ दूरदर्शन हुआ करता था समाचारों के नाम पे, उस समय इनके वीडियोज आया करते थे दूरदर्शन के ऊपर। राजनीति में गहरी रुचि रखते हैं और राजनीति को बहुत करीबी से देखा है, समझा है और जाना है। आज बातचीत करते हैं कि अलवर शहर की जो राजनीति है वो किस दिशा में जा रही है। मलिक जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये कि शहर भर में चर्चाएं हैं कि भंवर जितेंद्र सिंह चुनाव लड़ेंगे। आपको क्या लगता है, आपकी समझ से, सूझबूझ से, कि चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? मेरी दृष्टि में भंवर साहब अलवर शहर की राजनीति में दखल नहीं देंगे, ना ही वो चुनाव लड़ेंगे और ना ही उन्हें लड़ना चाहिए। इस तरह की अफवाहें सुनियोजित तरीके से बार बार फैलाई जाती हैं, तो कांग्रेस से, शरारती तत्वों की तरफ से भी और कुछ संघ के लोगों की तरफ से भी। भंवर साहब का राष्ट्रीय राजनीति में अच्छा स्थान है। वो पार्टी के सर्वोच्च नेता राहुल गांधी के नज़दीकी हैं, उनके टेक्सीचंद कैबिनेट के मेंबर हैं। जहाँ भी कांग्रेस को उनका उपयोग लेना पड़ता है, चाहे असम में, कर्नाटक में, देश में कहीं भी, वहाँ वो काम तो संभालते हैं। इसलिए उनको अलवर में तो चूँकि उनका ना निवास है, उनका परिवार, इसलिए आ जाते हैं, लेकिन वो ऐसी गलती नहीं करेंगे। मैं तो उल्टा ये भी कहता हूँ कि भंवर साहब ना केवल कांग्रेस से नेता है, बल्कि अलवर ज़िले में अगर आप गहराई से देखें तो वो भाजपा के भी नेता है। मैं तो उल्टा ये कहता हूँ कि वो दोनों पार्टियों की संयुक्त कमान के अध्यक्ष हैं। आप किसी भी शहर के ना बीजेपी के नेता से बात कीजिए, वो कांग्रेस को गाली देगा, अशोक गहलोत की आलोचना करेगा, पर भंवर साहब की तरफ एक भी बात कहने की उसी हिम्मत नहीं होती। तो कहीं ना कहीं आपस में एक पुल बना हुआ है। आपका कहने का मतलब कि बीजेपी और कांग्रेस में भंवर जितेंद्र सिंह, कांग्रेस भी और बीजेपी के जो बीजेपी है अलवर जिले की, वो भंवर साहब के इर्द गिर्द घूमती है। हाँ, निश्चित रूप से घूमती है। ये राजनीति में जो रातों रात बदलाव होते हैं, हम अखबार में पढ़ते थे फला नेता ने बीजेपी से फला पार्टी में ज्वाइन कर लिया, फला नेता यहाँ गया, तो ये एक दिन में नहीं होते। ये आपस से रिश्ते चलते रहते हैं, बातचीत चलती रहती है, और सब लोग जाते हैं चुनाव में अंदर थाने, दूसरे तो सोच भी देते हैं। तो ये चीज़ अलवर भी से छूता नहीं है। और चूँकि भंवर साहब के पिताजी प्रताप सिंह जी उस समय इमरजेंसी पहले भारतीय जनसंघ को सपोर्ट करते थे, और बीजेपी के नेताओं के तो ना फूलबाग में बड़े मधुर संबंध रहे, ये बात सभी जानते हैं। तो ठीक है, भंवर साहब राजनीतिक रूप से भले ही कांग्रेस में हो, लेकिन कभी भी आपसी व्यक्तिगत रिश्ते समाप्त नहीं होते। ना व्यक्तिगत रिश्ते समाप्त होते हैं, ना राजनीतिक ना रिश्ते समाप्त होते हैं। वो समय के अनुरूप बदलते रहते हैं। लोग ये कहते हैं कि अब की बार अशोक गहलोत और सचिन पायलट की जो लड़ाई है, उस बीच में अशोक गहलोत चाहते हैं कि भंवर जितेंद्र सिंह चुनाव लड़ें, और हो सकता है कि उनकी लड़ाई में भंवर जितेंद्र सिंह, क्योंकि राहुल गांधी के नज़दीकी है ना, तो इसे ये भी कयास लगाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री पद के चेहरे हो सकते हैं, तो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। जैसे ऐसा राजनीति में उठक पटक, क्योंकि राजनीति है ना धूर्तबाजी का खेल है। और मैं ज़्यादा समझता हूँ अशोक गहलोत जी चेहरे से भले ही ना मासूम लगें, लेकिन वो राजस्थान की राजनीति में बड़े गहरी पैंठ रखने वाले बड़े ना तेज तर्रार व्यक्ति हैं। जो व्यक्ति अपनी जाति का एकमात्र विधायक है, जिसने जोधपुर में परशुराम मरलेना और राजपूतों में ठेस सिंह राठौर और बड़े बड़े नेताओं को अपने सामने नहीं टिकने दिया, सबको ठिकाने लगा सबको ठिकाने लगा दिया, बात सभी जानते हैं। तो निश्चित रूप से वो जीवन के राजनीतिक अंतिम पड़ाव पर बहुत सारे खेल सफलतापूर्वक कर रहे हैं, इसमें दो राय नहीं है। और पूरे राजस्थान के लोग उनको अपने नेता मानते हैं। अशोक गहलोत के साथ एक अच्छी बात यह है कि उन पर बेईमानी के चारित्रिक आरोप नहीं है, साफ सुथरी उनकी छवि है, और उसका फ़ायदा उनको राजनीति में मिलता है। तो मैं समझता हूँ कि सामने सचिन पायलट और या भंवर साहब का इतना बड़ा कद नहीं, अशोक गहलोत के सामने जो भी आया है उसने बड़े सरीखे महसूस और राजनीति से अलग कर दिया है। और अब लगता यह है कि जो सचिन पायलट हैं, मैं नहीं समझता उनके सामने कितना टिक पाएंगे। नहीं, भंवर जितेंद्र की मुख्यमंत्री बनने की जो बात चलती है लोगों के बीच में,
लोग तरह तरह की बात करते हैं, आपको क्या लगता है कि ऐसा हो सकता है कि विधानसभा चुनाव लड़के मुख्यमंत्री पद का चेहरा हो सकते हैं? जैसे ऐसा है कि राजनीति में सब कुछ संभव है, तो कहा नहीं जा सकता राजनीति में तब क्या निर्णय हो जाए, तब उनकी सीट पर आ जाए। लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना है कि भंवर साहब को कांग्रेस की राष्ट्रीय राजनीति ही में ही रहना चाहिए। यहीं पर ही उनकी सफलता है और यहीं पर ही उनका खेल सही बैठ रहा है। राजस्थान की राजनीति बड़ी पेचीदा है। मारवाड़ की राजनीति, शेखावाटी की राजनीति, ढूंढान की राजनीति, समन्ना हाड़ौती की राजनीति बड़ी पेचीदा है। उसमें भंवर साहब कितने कामयाब हो पाएंगे मुझे नहीं लगता। इसलिए भंवर साहब को ये कोई आवश्यकता नहीं अलवर शहर का चुनाव लड़ने की। वो तो वैसे ही है ना, कांग्रेस से सर्वमान्य नेता हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई चुनाव लड़ेंगे। वो जमाने में उन्होंने एमएलए का चुनाव लड़ा था, वो जीत गए, उसके बाद तो बहुत बड़े पद पर चले रहे। जो व्यक्ति सेंट्रल मिनिस्टर रह जाए उसके लिए शहर का चुनाव क्या है। दूसरा कि भंवर साहब ऐसे रिश्ते क्यों उठाएंगे कि वो अलवर शहर में चुनाव लड़े। उनको तो पूरे देश में ना घूमना है। मध्य प्रदेश में वो सिंगिंग कमेटी के मेंबर हैं, वहाँ टिकट उन्होंने बांटे हैं, तो उनको वहाँ भी चुनाव प्रचार करने के लिए जाना चाहिए। वहाँ की जनता चाहेगी कि जिनको टिकट दिया है आप उनके समर्थन में सभाएं भी कीजिए। तो उनको अलवर शहर की राजनीति में उतरना शोभा नहीं देता। दूसरा मेरा सवाल कि बाबा बागेश्वर अलवर आए हुए हैं, एक तो उनका रोड शो कैंसिल हुआ जो बहुत बड़ा होना था। दूसरा मसला ये रहा कि भंवर जितेंद्र सिंह के फूलबाग निवास पे आए, वहाँ उनको चांदी की जो राज दरबार में जो चांदी का लगा हुआ है उस पे बैठाया गया, उस कुर्सी पे बैठाया गया और राज दरबार लगा, 400-500 लोग वहाँ थे। इसके क्या संकेत मानते हैं कि भंवर जितेंद्र सिंह कांग्रेस पार्टी के बड़े चेहरे हैं, क्या कांग्रेस पार्टी सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जा रही है? इसके कोई राजनीतिक मायने हैं या फिर ये जिस तरीके से, क्योंकि जितने भी बाबा हैं या तो इनको बीजेपी के समर्थक माना जाता है या बीजेपी इनके समर्थन में रही है, कांग्रेस इनसे दूरी बना के रखती है ये, लेकिन अब ये कुछ देखने को मिल रहा है। इससे आपको क्या लगता है, क्या संकेत जाता है? देखिए, बहुत साफ बात यह है कि मैं पत्रकार के साथ एक मेरी वामपंथी विचारधारा के प्रति लगाव रहा है और मुझे विचारधारा कुछ हद तक सुहाती है। इसलिए मेरा लेखन, मेरा विचार उस विचारधारा से प्रभावित है। जहाँ तक प्रश्न था बाबा के अलवर से ना रोड शो का, मेरा स्पष्ट मानना है जब शहर से 10 किलोमीटर दूर लाखों की तादाद में आप तो लोग सुनने आ रहे हैं, तो आपको रोड शो करते हल्कापन नहीं दिखाना चाहिए। रोड शो करते शहर का ट्रैफिक भी जाम होता है, शहर का व्यापार भी ठप होता है, स्कूल जाने वाले बच्चों को भी परेशानी होती है और कानून व्यवस्था की स्थिति भी खराब होती है। आज देश जिस सांप्रदायिक उन्माद से उसमें ना हो रहा है, अभी जयपुर में जो घटना हुई है, कल तो कोई अनहोनी बात हो जाए तो भविष्य में उसका क्या परिणाम निकलेंगे ये शायद आम आदमी नहीं समझता। मुझे याद है भंवर साहब जब पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़े तो उनके समर्थन में अलवर में राहुल गांधी ने रोड शो किया था। जब रोड शो पुलिस कंट्रोल रूम में पहुंचा तो 1-2 पत्थर उनकी गाड़ी पर आते लगे और जैसे ही पत्थर आए तो एसपीजी के लोगों ने उनके वाहन को बड़ी तेज़ी से चलाया और नगली के चौराहे पर भगाते लाए और यहाँ पर जो राहुल जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसको मौजूदा एसडीएम ने तुरंत कैंसिल कर दिया। तो कभी भी वीआईपी की सुरक्षा में सुरक्षाकर्मी कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहते, इसलिए अगर सुरक्षा के लिहाज से उनका रोड शो है ना कैंसिल किया है तो ये बिल्कुल उचित कदम है। रही बात उनका फूलबाग जाना, पिछले कुछ समय से धर्म और राजनीति का एक घालमेल हो गया है और ये बड़ा घातक है। इस घातक चीज़ की शुरुआत की बीजेपी ने। आपने गठबंधन किया महाराष्ट्र में शिवसेना से, आपने पंजाब में गठबंधन किया ना अटारी दल से। ये तमाम पार्टियां वो हैं जो सीधा धर्म की राजनीति करती हैं। इस धर्म की राजनीति करने से जो आम जनता के मूल सवाल था, महंगाई का सवाल है, बेरोजगारी का सवाल है, देर बराबरी का सवाल है, छुआछूत का सवाल है, ज़मीन का सवाल है, महिलाओं के सवाल है, आदिवासियों के मुद्दे हैं, वो सारे मुद्दे चल रहे। आज हालत क्यों हुई, पंजाब में आप डेरा वालों से बात कर लेते, डेरा वाले वोट दिलवा देते हैं। राम रहीम जेल में बंद हैं, वो पैरोल पर आ जाते। सारे बाबा जी मौत कर रहे हैं क्योंकि हिंदुस्तान की जनता बड़ी अंधविश्वासी है, बड़ी धर्म भीरू है। इन बाबा जी तो कहने से वोट दे देती है।
सतपाल जी महाराज जब कांग्रेस में थे, अलवर में भंवर साहब के समर्थन मीटिंग करने आते थे। अब है ना बीजेपी में चले गए, वो बीजेपी के समर्थन में हर चुनाव में आ जाते हैं, और वही उनके जो भक्त हैं वो महाराज जी के आदेश पर वोट दे देते हैं। तो बड़ा अजीब सा तमाशा हो रहा है। तो जो धर्म की राजनीति है ना बीजेपी ने चलाई है, तो एक स्वामी अग्निवेश कहते थे कि शेर की सवारी करना आसान है, पर शेर उस ना सवारी से उतरना आसान नहीं है। तो जो धर्म की राजनीति है ये बड़ी घातक है। मुझे ध्यान है एक दफ़ा शहीद भगत सिंह के कार्यक्रम में एक बड़े पत्र आ रहे थे, रामचंद्र जोशी, वो उन दिनों नई दुनिया के चीफ ब्यूरो, उन्होंने बताया कि हरि किशन लाल भगत जो सूचना प्रसारण मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने उनको कहा था कि हमने टीवी पर इसलिए रामायण चलवाई थी कि कुछ हिंदू वोट प्रभावित होते कांग्रेसी समर्थन में ज़्यादा आ जाए, पर नु तो हमें यह नहीं पता था कि ये बीजेपी वाले तो सीधा ही राम तो सड़क पे ले आएंगे। तो ये जो धर्म की राजनीति चल रही है कि सीधा ना हिंदू राष्ट्र बनाने की बात, कहीं खालिस्तान बनाने की बात, कहीं और कोई चीज़ बनाने की बात, ये बड़ी घातक है। और बाबाओं का धर्म में स्थान तो अच्छा होता है, वो महिलाओं से ना महाराज जी अच्छी बातें करते हैं, वो महिलाओं से कहते हैं कि आप अंधविश्वास छोड़ें, कुरीतियाँ छोड़ें, शादियों में दहेज बंद करें, अभद्र कपड़े पहन के ना घूमें, समाज की एकता का काम करें तो ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन बाबा जी जिस तरह के ना चीज़ें उछाल रहे हैं और जिस तरह से राजनीति में वो लगातार सनातन की बात कर रहे हैं। भौर जितेंद्र सिंह से बताया कि भौर जितेंद्र सिंह सबसे बड़ा सनातनी है। ये सनातनी ऐसा कि अब ये बड़ी बहस का विषय, धर्म दरअसल है ना आस्था का विषय, और इस यहाँ पर हर शब्द की व्याख्या अपने अपने हिसाब से लोग कर रहते हैं। क्या हिंदू है, क्या सनातनी है, कौन भारतीय है, कौन क्या है, बड़ी अजीब सी चीज़ें हैं। तो अब ये है ना ये बाबा जी होता राजनीति में दखल करना, मैं ज़्यादा इसको उचित नहीं समझता। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या कांग्रेस के बड़े चेहरे ने अपने घर पे बाबा बागेश्वर को बुलाया है? क्या कांग्रेस पार्टी सॉफ्ट हिंदुत्व का रास्ता अपना रही है? नहीं, ये बात ठीक है कि बीजेपी ने पिछले कुछ समय से जिस तरह से हिंदुत्व को मुद्दा ना बनाकर है ना मुसलमानों के विरुद्ध एक वोट बैंक, सीधी सी बात है, वोट बैंक खड़ा करने का प्रयास किया है, उससे डर कर, उससे घबरा कर, उससे कुपित होकर, उससे दुखी होकर कांग्रेस भी उसी है ना सब हिंदुत्व के रास्ते पर जा रही है। ये कांग्रेस का डर है। हाँ, ये कांग्रेस का डर है कि ना कांग्रेस भी वही चीज़ों को अपनाने लग गई है। जबकि मेरा मानना ये है कि ये हमारी संविधान व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। आज स्थिति है कि अगला चुनाव कैसे जीता जाए, इस तरह तो तमाम चीज़ें हैं। चुनाव जीतना ही प्रमुख, चुनाव जीतना एकमात्र सफलता मानी जा रही है। उसके लिए चाहे बाबा जी का उपयोग किया जाए, चाहे किसी अपराधी का, यूपी और बिहार में तो अपराधियों का सहयोग लिया जाता है। तो चुनाव जीतना जब एकमात्र उद्देश्य बन जाए तो फिर मैं समझता हूँ कोई बहस की आवश्यकता नहीं रहती। बड़ी अजीब स्थिति बन गई है ये। अब अलवर शहर की दोनों पार्टियों की बात करते हैं, बीजेपी और कांग्रेस की, क्योंकि दोनों प्रमुख पार्टियां यही हैं, मुकाबला भी लगभग इन्हीं में होगा। आपको क्या लगता है कि अब की बार शहर की जो धुरी है, क्योंकि तीन बार से यहाँ से बीजेपी के विधायक हैं, 2 बार बनवारी लाल सिंगल रहे और 1 बार अब संजय शर्मा हैं, पानी का मुद्दा बड़ा गहराया हुआ है, पहले भी रहा है ये, ऐसा नहीं कि पिछले 5 साल में आया जब से संजय शर्मा है, उससे पहले से भी ये मुद्दा चला आ रहा है। आपको क्या लगता है कि जनता का अब की बार जो रुझान है वो किस तरफ रहेगा? कांग्रेस की तरफ ज़्यादा झुकाव रहेगा या बीजेपी की तरफ रहेगा? और दोनों ही पार्टियों की तरफ किसी की भी तरफ अगर जनता जाएगी तो क्यों जाएगी? देखिए, ये बात ठीक है, अलवर में है ना पिछले 3 दफ़ा बीजेपी जीती है। उससे पहले भी 3 दफ़ा अलवर से जीतमल जी बीजेपी के एमएलए रहे। उससे बहुत पहले जाएं तो अलवर जब वामपंथी विचारधारा का दर था इमरजेंसी से पहले, तो कम्युनिस्ट पार्टी से रामानंद अग्रवाल भी 3 दफ़ा एमएलए रहे थे। अब बीजेपी, भंवर साहब 2 दफ़ा रहे, अब बीजेपी 3 दफ़ा है। बीजेपी के चुनाव जीतने पीछे मूल वजह वही हिंदूवादी विचारधारा और थोड़ा वो संगठन की तरफ भी ध्यान देते हैं, यह है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि बीजेपी ही यहाँ से जीतेगी। अगर कांग्रेस वाले संगठन को मजबूत करें
और जनता के तमाम मुद्दों को 5 साल उठाते, जनता की समस्याओं को हल करते तो अच्छी ताकत बना सकते थे। अलवर में सबसे बड़ी बात, ठीक है आपने कहा पानी की समस्या है, मेरा मानना है कि अलवर में जब भी वोट मांगने किसी भी पार्टी के लोग जाएंगे तो मोहल्लों में जाकर पिटेंगे, लोग बात कहेंगे कि आप वोट मांगने आए हो, हमें आप पीने का पानी तो दो, हमारी पानी की बाल्टी नहीं भर रही और आपको वोट चाहिए। तो जितनी जितनी ये ताकत बाबा जियों की सेवा में लगा रहे हैं, उससे अच्छा ये है कि गरीब जनता की पानी की समस्या हल करें, उनके रोजगार के मुद्दे हल करें, उनके मोहल्लों में सड़कें टूटी करें, पड़ी वो करें, सड़क के बीच में खड्डे हैं उनको ठीक करें, और कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ तो है ना पार्लियामेंट भी है ना, पार्लियामेंट के मेंबर भी है ना बीजेपी के हैं, एमएलए भी बीजेपी का है, और शहर में आपको निगम बन गया, उसका चेयरमैन भी बीजेपी का है। शहर में हजारों की तादाद में गायें सड़कों पर घूमती रहती हैं, गाय के नाम पर राजनीति करने वाले लोग इन गायों को सम्मान से तांजिया उसमें स्थान दे दें, उससे बड़ा काम क्या हो सकता है। आज पूरे शहर की ट्रैफिक व्यवस्था खराब है आवारा गायों की वजह से, रोड टक्कर होती है, सड़क पर है ना निकलने का स्थान नहीं है, महिलाओं है ना उनके चोटी लोड आती है। तो इन मूल मुद्दों पर ना आप देना चाहिए। देखो, कांग्रेस की सरकार है और यहाँ से विधायक हैं बीजेपी के संजय शर्मा, आपको क्या लगता है कि ये पार्टियों का खेल है पानी ना देना, कि सरकार कांग्रेस की है और बीजेपी का विधायक है, या फिर विधायक नाकाम है पानी देने में? क्योंकि जब भी बात करो हमेशा कहते हैं कि हमने इतना बजट दे दिया, इतने कुएं सैंक्शन करवा दिए, लेकिन पानी तो मिलता नहीं उनसे। देखिए पानी सबसे बड़ी जीवन के लिए चीज़ है ना, और रहीमदास जी ने कहा कि बिन पानी सब सून। पर आप शहर विधायक से बात करो पानी थी तो कहेगा मैंने असेंबली में 1.5 घंटा भाषण दे दिया, मैं जय समन पे मैंने बीच में धरना दे दिया, मैं सिल्ली सेट पे बैठ गया है, और उनका कहना उधर झूली पानी नहीं दे रहा। उधर बात करो तो कहेंगे कि वो साहब मोदी जी यार ईसीपी योजना पे काम नहीं कर रहे, जो भी है। मुझे तो ईमानदारी बात ये लगता है कि सत्यता से ये समस्या का समाधान ही करना नहीं चाहते दोनों ही पार्टी के लोग। सत्य बात तो ये है, क्या पानी के सवाल पे दोनों पार्टी के लोग एक साथ नहीं बैठ सकते कि हम भैया ना इस शहर में जो निवासी हैं वो उनमें हर मोहल्ले में दोनों पार्टी के वर्कर हैं, उनके रिश्तेदार हैं, और कुछ नहीं तो आखिर हैं तो इंसान ही। पानी पिलाना तो आपका धर्म है, लोग बात तो पानी की प्यास होते हैं, आप पानी की समस्या तो हल नहीं कर सकते, केवल राजनीति करना। राजनीति के अलावा इन ना दोनों पार्टी की तमाम पार्टियों के ऊपर राजनीति के अलावा कुछ है ही नहीं। चलिए बात कर लेते हैं कि कांग्रेस में से कौन कौन से चेहरे हैं जिनको आपको लगता है कि पार्टी उन पे दाव खेल सकती है अगर भौर जितेंद्र सिंह चुनाव नहीं लड़ते हैं तो? देखिए कांग्रेस में वैसे तो है ना करीबन शायद 35 लोगों ने टिकट मांगा है, लेकिन प्रमुख 3 4 5 नाम, लेकिन मोटे रूम में अजय अग्रवाल जो नगर परिषद से पहले चेयरमैन रहे और शहर में लोकप्रिय चेहरा है, उनकी साथ भी है। योगेश मिश्रा भी टिकट मांग रहे हैं, और एक जोगेंद्र सिंह तोचर भी हैं, वो भी अच्छे वर्कर हैं, ईमानदार हैं, उनको शहर की समस्याओं की समझ है। और उनका भी एक वो है कि भाई आपने ब्राह्मण को टिकट दिया है, बनिए तो दिया है, 3 दफ़ा पुरुषार्थी समाज को भी वो दो। अब टिकट देना तो पार्टी का काम है, और फिर जब पार्टी का सवाल आता है कि किसको पार्टी टिकट दे, तो आप अगर अशेष गहलोत से भी मिलोगे तो वो भी देंगे साहब अलवर की तो राजा साहब तय करेंगे। यहाँ दिक्कत ये कि राजा साहब तय करेंगे। तो कुल मिलाकर इन 2-3 लोग ना, ये जो 2-3 लोग ही हैं मुख्य रूप से जो टिकट से दावेदार हैं अलवर शहर में। और बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में आपको किन में मुकाबला लग रहा है टिकट की रेस में, कि भाई कौन कौन चेहरे हो सकते हैं? जैसे बीजेपी में जो मौजूदा विधायक हैं संजय है, संजय शर्मा उनका दावा बनता है। बनवारी लाल सिंघल इस आधार पर टिकट मांग रहे हैं कि मैं 2 दफ़ा मैं ले रहा हूँ और मेरे पिछले चुनाव में 62,000 वोट आए थे राजस्थान में दूसरे नंबर पर। अब राजस्थान में दूसरे स्थान पर आने के बाद भी उनका टिकट क्यों काटा गया, इसकी सच्चाई या तो वो बताएं, उनकी पार्टी बताए नहीं। अब वैसे बीजेपी की स्थिति है कि न जाने शहर में 6-7 दावेदार है, वो पंपलेट अपने छपाते हैं और बाजारों में बांट रहे।
तो मैं तो उसको भी पार्टी डिसिप्लिन, ऐसे लोग तो आपको पार्टी से बाहर निकाल देना चाहिए। एक पार्टी की परंपरा है कि जिनको टिकट लेना पार्टी में आवेदन करे और पार्टी जिसको सही समझे उसको टिकट दे दी। पर यहाँ तो एक अनार 100 बीमार की स्थिति है। एक डॉक्टर पंकज गुप्ता भी है, वो भी टिकट मांग रहे हैं। एक तो पवन जैन है, वो भी टिकट मांग रहे हैं। अब इनसे तो ये पूछे भले व्यक्तियों से कि आपने पिछले 10-20 साल तक जनता के लिए क्या किया है। आप तो दावा किन का मजबूत लगता है आपको? दावा तो मैं समझता हूँ कि संजय शर्मा का दावा ज़्यादा मजबूत है, क्योंकि मैं फिर एक बात कह रहा हूँ, मैंने पहले भी आपसे निवेदन किया कि ना धर्म और राजनीति तो मैं तालमेल तो मैं ठीक नहीं समझता। बनवारी लाल शर्मा त्रिपोलिया में शिव जी के मंदिर में गए, हर एक आदमी तो पूजा करने का अधिकार है, वो किसी भी देवता की पूजा करे, ये उसका व्यक्तिगत मामला है। पर वो कार्यकर्ताओं को लेकर और पार्टी के झंडे लेकर नारा लाते हो जाते हैं तो मन तो तकलीफ होती है। और मुझे उनकी बुद्धि में समझ नहीं आता। ऐसा कहकर तो साफ बताना चाहते हैं कि मेरा धर्म से मतलब मेरे को सीधा चुनाव लड़ना है। तो ये चीज़ मैं ज़्यादा उचित नहीं समझता कि आप ये कहिए कि मैं जनता का सच्चा पैरवी हूँ, मैंने 2 टर्म अच्छा काम किया है। आप उस बिना पर पार्टी में पैरवी कीजिए, आप पार्टी के झंडे लेकर मंदिरों और मस्जिदों के आगे मत नाचिए। मैं एक सवाल और जान लेता हूँ कि 2 विधायक रहे हैं पिछले 15 साल में, उनसे पहले 10 साल भंवर जितेंद्र सिंह रहे। तीनों के कार्यकाल को अगर तुलनात्मक अध्ययन देखें अपन तो सबसे ज़्यादा काम किसके कार्यकाल में हुए? अगर कैटेगरी वाइज करें तो पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे कौन कौन से विधायक आते हैं? मेरी जहाँ तक जानकारी है, भंवर साहब के 2-4 सालों में अलवर में सबसे ज़्यादा काम हुआ। और बनवारी जी का कार्यकाल की बात की जाए तो अब भी वो जो दावा कर रहे हैं वो अपनी उपलब्धियों में सबसे बड़ी उपलब्धि ये बताते कि मैं हिंदू हितों का रक्षक हूँ, जबकि हमारा सैद्धांतिक मानना है कि आप अलवर विधानसभा के प्रतिनिधि थे, आप हिंदू समाज के प्रतिनिधि बनते असेंबली में नहीं गए, जो आप अपने आप हिंदू हितों का रक्षक बता रहे हो। जहाँ तक संजय का सवाल ये है, संजय ने ईमानदारी से शहर में विकास काम करवाए हैं और जो एमएलए का कोटा है उसका पूरा उपयोग किया है और चुनावी राजनीति दृष्टि से भी जो काम करने चाहिए वो उसने काम किए हैं। अब वो ज़्यादा काम तो इसलिए नहीं करवा पाया क्योंकि इस समय ना स्टेट में सरकार कांग्रेस ही है, लेकिन जितना भी संभव है उसने काम किया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अभी उनकी पार्टी का फैसला है कि वो क्या खेल करती है। नहीं, बिल्कुल। तो ये हैं हमारे साथ में प्रमोद मलिक, वरिष्ठ पत्रकार हैं। इन्होंने अपनी राय रखी है अलवर शहर के बारे में और शहर की जो राजनीतिक गतिविधियां चल रही है उन सब को लेकर। आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच। मैं महेंद्र यादव। जय हिंद, जय भारत।